अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी रोड के साथ मैं हूं महरीन फ़ातिमा और प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। एक तरफ जहां आइनी मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद बदस्तूर सवालिया निशान है, तो वहीं अगर 16 माह के दौरे हुकूमत में PDM इत्तेहाद ने बैड गवर्नेंस के नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए ख्वाहिशमंद दिखाई नहीं दे रहे हैं और इलेक्शन के लिए ताख़ीर चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत भी खामोश है और जबकि शरीफ ख़ानदान की अक्सरियत भी लंदन पहुंच चुकी है, तो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी एक बार फिर पस मंज़र चली गई है। ये क्या सूरत हाल है? और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के ऐलान के बाद एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी है और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी कोई ख़ास जो है हम देख रहे हैं, कोई एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह है? तमाम सियासी जमातें क्या सोच रही हैं? इसी पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और अपने पैनलिस्ट से राय जानेंगे। और साहब आपकी जानिब आऊँगी, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी सबसे पहले। और क्या देख रहे हैं आप कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई हतमी जो तारीख है वो सामने नहीं आ सकी है और इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं बिल्कुल कोई तैयारियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। क्या तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में ताख़ीर चाह रही हैं? देखिए एक बड़ा फेमस इंग्लिश अडैज है कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप ये कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ बना लें। आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा देर के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना लें। आप ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा देर के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ़ बना लें। ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की आईन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ चीदा और नुकात हैं कि फ्री फेयर दीगर चीज़ें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इलेक्शन करवाएंगे जी। और तयन शुदा मुद्दत के अंदर करवाएंगे। इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इलेक्शन कमीशन की बाकी जितने काम हैं वो इससे ज़िम्नी है। इसके अलावा बाकी तमाम काम ज़िम्नी है। एक बुनियादी काम है कि मुतय्यन शुदा मुद्दत के अंदर आप साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। पिछले 1.5 साल से कम से कम पिछले साल के अप्रैल में से जब से इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया, आपने मैंने नहीं पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अदालत आलिया ने पूछा, प्रेसिडेंट ने पूछा, जब पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते जी। हम फलां को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, हम फलां को के खिलाफ सजा दे सकते हैं, उसको अंदर कर सकते हैं, इसके एहसास से मुरजमत कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम हल्का बंदियाँ करेंगे, हम जाएंगे, हम फीता निकालेंगे, नक्शे मापेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ये सारे काम करेंगे। एक काम नहीं कर सकते, वो है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इस पोजीशन से अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक वो इस पोजीशन पे कायम है और मुझे यकीन है कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब और दीगर लोग चाहेंगे तो ये इसी पोजीशन पे कायम रहेगा। जहाँ तक मैंने वो कहा कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। ये तो आप कह सकते हैं लोगों को कि हम तो चाहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ हों और फिर उसके ऊपर दाद लें उन लोगों से जो चाहते थे कि नया सेंसस नोटिफाई हो, और फिर आप दूसरी तरफ आके ये नहीं कह सकते कि वो हमें पता नहीं था कि इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाएगा जी। आप ये तो कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी के लिए हम इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दें। फिर ये नहीं कह सकते बाद में कि वो एक्चुअली हमें पता नहीं था कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो इंटरिम के अंदर हो जाएंगे और इलेक्शन आगे हो जाएगा। लोग दोनों चीज़ों में बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अवाम आपको देख रही है। आप ये नहीं कर सकते कि सेंसस नोटिफाई कर दें और बाहर आके शहरी रहमान साहिबा की तरह कहें कि वो हमें पता नहीं था कि इसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाएगा। लोग, हर शख्स को पता था, हर शख्स को पता था कि आप इस IMF के हिस्से के भी पैकेज हैं, आप बिजली की कीमतें बढ़ाने के भी हिस्से के पैकेज का हिस्सा थे, आपने इन चीज़ों पे वोट किया। आप प्लीज़ उनको ओन करें, लोगों से झूठ ना बोलें, कहें ये मजबूरियां थीं, ये वजूहात है, ये प्लान है, इस वजह से करना पड़ा। लोग समझ जाएंगे। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग बड़े अक्लमंद हैं, वो समझ जाते हैं बात को। आप उनसे बात करें, ये ना करें कि इधर भी झूठ बोल दिया फिर उधर भी झूठ बोल दिया और लोगों को कहा कि एक्चुअली हमारा इसमें से कोई मकसद नहीं था, ना बिजली बढ़ाने की कीमत बढ़ाने का, ना इलेक्शन डिले करवाने का, ना कोई और काम करने का। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। जी
ठीक है। अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से 16 माह हमने पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी देखी, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है देख रहे हैं आपके दोबारा इक़्तिदार में आने की पोजीशन में है? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो इंतखाबात से मुतल्लिक जो बात हो रही है मैं जी। उस पर कमेंट करना चाहूँगा। देखें, इंतखाबात के हवाले से मामला तो आगे ले जाते नज़र आ रहे थे ये इलेक्शन कमीशन। जी। कभी इस तरह की खबरें आ रही थी जी कि ये तो हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद तो 3 महीने उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं अपडेट करने में लग जाएंगे, और ये मामला मई जून तक की बातें होने लग पड़ी थी। जी। लेकिन हमने ये देखा कि वेस्ट की बड़ी नज़र है इस सारे मामले पे, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका है, अमेरिकी सफ़ीर हैं, उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें, और आज उनकी मरीम नवाज से भी मुलाकात हुई है। तो इस वक्त इस जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पे वेस्ट की बड़ी गहरी नज़र है, और इसमें वो हर मरतबा यही बात करते हैं जो उनकी जानिब से एलामिया आता है कि बर वक्त और शफाफ इंतखाबात। तो इसके अलावा जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी जो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, उसके बाद इंतखाबात अब ज़्यादा इसमें ताख़ीर होती नज़र नहीं आ रही। इंतखाबात जो हैं अभी तक की जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, इसमें फरवरी के आगाज़ में होते नज़र आ रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाजे कर दिया कि हम इंतखाबी फहरिस्तों का जो मामला है वो हल्का बंदियों के बाद नहीं लेके जाएंगे। लेकिन साहब, जमातों की जानिब से वो तैयारी नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए इलेक्शन से पहले। जी, इलेक्शन से पहले की जो तैयारी है वो आपको अगले महीने से नज़र आनी शुरू हो जाएगी, बल्कि इस महीने के एंड से ही नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मामला है कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये इस हालत में हैं, इस काबिल हैं कि ये अवाम में जा सकें, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि और मकबूलियत को देखा जाए तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी है, देखें साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनकी जमात इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। उनकी जमात का इंतखाबी निशान 1-2 केसेस ऐसे हैं, इस बात का इम्कान है कि बैलेट पेपर से ही बाहर हो जाए। जब वो बैलेट पेपर से बाहर हो जाएगा तो 2 बड़ी जमातें आमने सामने होंगी। इसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी कारकर्दगी से हटकर ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक में हुकूमत को लीड करने की पोजीशन में नहीं है, ये उन्हें इल्म हो चुका है। और वो उनको शायद ख्वाब दिखाए गए हों किसी की जानिब से, या उन्होंने खुद ख्वाब देख लिए हों, या खुद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बिलावल साहब आके लीड करेंगे या जरदारी साहब लीड करेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। अब वो सिर्फ इस चक्कर में है कि सिंध के अंदर ही दोबारा अगर हुकूमत मिलती है तो वो मिल जाए। लेकिन उनका जो रिएक्शन भी इसी वजह से आ रहा है, उनको नजर आ रहा है कि अगला जो मंजरनामा बन रहा है उसमें मियां नवाज शरीफ वापस आके जब अपनी जमात को वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है जो उन्होंने वर्किंग की है, नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम कारकर्दगी की बात नहीं कर रहे, हम कारकर्दगी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस पॉलिटिकल सेटअप में आगे कौन सी जमातें नजर आ रही हैं और कौन सी जमातें जो हैं, और कारकर्दगी को देखा जाए तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं वहां भी कारकर्दगी तो आपने देख ली थी ना। वहां जो कारकर्दगी की बात आप जहां लेके जाना चाह रहे हैं वो तो आपने आखिर देख लिया था। वो हेलमेट पहन के अवाम में जाने के वो दावे, देखें बात सुने, मैं नहीं, आप देखें मेरी बात सुने साथ, वो देखें आपकी ख्वाहिश पे भी मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, देखिए कारकर्दगी किसी की भी नहीं है, कारकर्दगी तो हमने देख ली सबकी। हम तो बात कर रहे हैं कि इस वक्त के मंजरनामे में, और ये जो आपने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो पस मंजर में जाती दिखाई दे रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस मरतबा जो उन्होंने वापसी के हवाले से जो अनाउंसमेंट है वो सीरियस है, और वो वाकई वापस आने के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, और वो वापस आकर अगले प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। जी साद रसूल साहब। जी साहब, मैं छोटी सी सिर्फ मैं अदील की हर बात से एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि
बल्कि अगर कारकर्दगी देखी जाए तो सिर्फ 2 ही जमातों की अच्छी है माजी में रही, तीसरी जमात की तो बहुत ही ख़राब रही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो अच्छी कारकर्दगी रही है। और मैं दुआ गो हूँ अदील साहब के साथ, और इंशाल्लाह कहना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब की वापसी और वज़ीर आज़म बनने में। मुझे सिर्फ एक बात पे मैं डिसएग्री करता हूँ अदील साहब से, और मुझे उस बात का दुख हुआ थोड़ा सा, और ये बात थोड़ी सीरियस है, बाकी लाइट हेडेड बातों से थोड़ी सी सीरियस है। अदील साहब ने फरमाया कि आईन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह का होने का इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, ये मई जून में जारी थी बात, लेकिन कुछ ऐसी दोस्त ममालिक से मुलाकातें हुई हैं जिसके बाद लग रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी, और आईन पाकिस्तान का प्रेशर होगा जो इलेक्शन कमीशन को इस तरफ राग़िब करेगा, और कोई और चीज़ नहीं होगी। ठीक है, हसन साहब आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने, क्या लगता है, क्या जिस तरह से सियासी नुकसान उठाया है, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, या जनरल इलेक्शन में आने में देख रहे हैं आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल पाएगी मुस्लिम लीग नून को? देखिए, नुकसान के बाद उनको कौन सी कामयाबी मिलनी है? आपने खुद ही सवाल में कहा कि उन्होंने नुकसान उठाया, तो फिर कामयाबी कहाँ की होगी? जी हाँ, अलबत्ता इंतखाबात के हवाले से जो बात चल रही है, मैं ज़रा उसको आगे लेके चलूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक देखा जाए, फिर तो ये कहा जा सकता है कि उनके शेड्यूल के मुताबिक और उनके बयानात के मुताबिक के 25 जनवरी से 24-25 फरवरी तक में से कोई तारीख इंतखाबात की हो सकती है जी। अगर कोई कानूनी और आईनी जो है वो बहरान पैदा ना हुआ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन गई फिर तो ये मामला आगे भी जा सकता है। कोई ऐसे कोई सिचुएशन बन गए जो आइन के मुताबिक हो, तो उसमें कोई गुंजाइश निकल आए, तो फिर हालात आगे भी जा सकते हैं। इंतखाबात फिर कब होंगे? तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी से आप देख रहे हैं कि उनके वोटर्स का जो एतमाद है वो बहाल होगा? देखिए, अब वोटर्स जो हैं, आपने वो अवाम की दुखती रग पर सोचते हुए आपने वो सवाल किया, तो अवाम तो फिर वो हाथों में बिजली के बिल पकड़े हुए, पेट्रोल और बाकी चीज़ों के जो मवाजना इन 16 माह की हुकूमती परफॉर्मेंस लेकर जब वो जाएंगे, तो फिर वो इनके गलों में हार तो नहीं डालेंगे, वो तो फिर इनको इनके गिरोबान से पकड़ेंगे। गिरोबान से पकड़ते हुए इन सियासतदानों से सवाल करेंगे कि बताएं, अगर जो है डॉलर इतने पे था, आप गए हैं तो डॉलर 300 क्रॉस कर गया, बताएं आपने IMF के साथ मुआहिदा करने का दावा किया था, क्यों नहीं कर सके? वो एक पार्टी पर बात नहीं आएगी। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी ही शरीक थी, वो भी इत्तेहादी थी, उनके पास भी वजारतें थी, उनके दौर में भी बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। अभी सिर्फ 16 माह के परफॉर्मेंस को उठा लें और इसका स्पेशल ऑडिट करवा लें, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि करप्शन के अंबार लग जाएंगे। अभी तो एक चीनी स्कैंडल सामने आया है, अगर आप उसको देख लें कि किस तरीके से कहते थे कि हम दरामदाद की इजाजत नहीं देंगे, और फिर जाते जाते इन्होंने किस तरीके से एक लाख टन की इजाजत दी, फिर 1.5 लाख टन की इजाजत दी, फिर क्या चीनी बोरान सामने आ गया। और फिर दूसरा, ये मुझे इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब हुकूमतें तहलील हुई, जब ये इनको खत्म कर दिया गया, तो उस वक्त ये आइन की बालादस्ती की आवाजें क्यों नहीं उठाते थे? ये सियासतदान, ये हुक्मरान, ये कायदीन उस टाइम तो कोई ना कोई रास्ता निकालते थे। ये जमहूरियत के दावेदार ऐवानों में जाकर तरामीम करते थे कि अब हमने अदालत में ये लेकर जाना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज लेकर जानी है कि इंतखाबात ना हो जी। और फिर दूसरा, मुझे इनके मुंह से ये बातें भी अच्छी नहीं लगती, इस पर भी आवाम सवाल उठाती है कि ये कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात। अभी अदील वराई साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो ये डिमांड करते हैं। क्या कमाल है, एक मतलब अपनी पार्टी के अंदर जो पार्टी के इलेक्शन साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकी, कोई पार्टी उठा ले, ना मुस्लिम लीग नून ने ये काम किया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया, ना तहरीक इंसाफ ने ये काम किया, और ना MKM के अंदर ये काम हुआ। तमाम बड़ी सियासी जमातें दावा करती हैं साफ शफाफ इंतखाबात की, और अल्लाह के हुक्म से इनकी पार्टी के अंदर ये कोई मुनज़्ज़म, कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आता जी। तो फिर ये काय की बात करती हैं? कौन से ये जमहूरियत के दावेदार बने बैठे हैं? कौन से ये आइन के आर्टिकल की शिक्के ला के अवाम को सुनाते हैं? यही सारी जमातें जब मर्दमशुमारी की मंजूरी दी जा रही थी तो ये अंदर बैठे थे, तमाम ने मुतफिका तौर पे फैसला किया था कि आप पहले हल्का बंदियां करवाएं, और आज कहते हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात और साफ और जो है वो मेरिट पर इलेक्शन करवाए जाए। अगर देखें इनकी परफॉर्मेंस ये है 16 माह की
कि ये खुद अगर सिर्फ शीशे में देखें कि अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए ये खुद शर्मा जाए, खुद इनके आंसू निकले कि हम अवाम के साथ करके क्या आए हैं। तो फिर हसन साहब कौन सी जमात है जो इलेक्शन में ताखीर चाहती है? फिर कौन सी जमात है? देखिए, जमात कोई भी नहीं है, कोई भी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती, लेकिन अब अवाम ये चाहती है कि अब ऐसा कोई सिस्टम बने, कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जो मुल्क की बुनियादों को मजबूत करे। अब अवाम इन जैसे हुक्मरानों को नहीं चाहती। ये आज आप साफ शफाफ इंतखाबात करवा लें, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मैं खुद मार्केट में फिरता हूं, मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, अवाम इनको धुतकारेगी, गिरबान से पकड़ेगी। बताएं कि ये रोटी एक वक्त की खाती थी, वो भी आपने अजीर्ण कर दिया। आपको मैं सिर्फ एक वाकया सुना दूं, लाहौर के चंद बड़े जो तंदूर हैं वहां पर मैंने विजिट किया। आपको अंदाजा है कि ये सिर्फ मैं आपको अवाम की बता रहा हूं कि हालात क्या हो चुके हैं कि तंदूरों पर एक डब्बा रखा होता है कि किसी ने कोई ज़कात, कोई फितराना, कोई चीज डालनी तो उसमें डाल दें, कोई किसी को हम तकसीम कर सके ताकि उसमें से अवाम को रोटी चली जाए। लाहौर के 17 मैंने तंदूरों का विजिट किया है, सिर्फ एक जो है वो डब्बा मैंने भरा देखा, उसमें भी 70 रुपए मौजूद थे। और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं वो सिचुएशन देखकर कि जब वो कहता है तंदूर मालकान कि ये जो आपके साथ मौजूद खड़े अफराद थे, ये वो सफेद पोश अफराद थे कि जिनकी आवाज नहीं निकलती, सिर्फ इशारे से कहते हैं बराए मेहरबानी 2 रोटियां दे दें, और हम इनको रोटियां देते हैं। अब हम उधार लिखते चले जा रहे हैं, किसी ने 9443, किसी ने 2000, यानी अवाम जो एक वक्त की रोटी खाती थी, ये 16 माह की परफॉर्मेंस के बाद आपने उनके मुंह से वो डवाला भी छीन लिया। अब अवाम जो है वो रोटी के लिए वहां पर जो है वो मजबूरन होके, वो अफराद जो कभी मांगने को तरसते बात नहीं करते थे, पहले आपने 20 अरब रुपए की करप्शन के आटे पर लाके अवाम को सड़कों पे जलील किया, और आज आपने ये सिचुएशन कर दी कि महंगाई तूफान का नाम है, आसमान को छू रही है, अवाम की चीखें निकल रही हैं। तो ये किस सिचुएशन में इंतखाबात की बातें करते हैं? मेरे ख्याल में, मैं जो समझता हूं कि अब इंतखाबात हो भी जाए तो ये सियासतदानों को कोई भी आ जाए तो शायद अवाम उनको जो है वो उनको तस्लीम ना करे, बल्कि अवाम अब मुल्क को मजबूत देखना चाहती है। कोई ऐसा सिस्टम बने, कोई मुआशी एक्सपर्ट से राय ली जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनकी रहनुमाई लेकर कोई ऐसे गैर जानिबदार बंदों को सामने लाकर उनकी सिचुएशन जो भी बनती चली जा रही है, मैं समझता हूं ऐसा होना चाहिए कि इस पर फोकस करके कोई एक मजबूत मुआशी प्लान लाकर उसको जो है इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि अगर सियासतदान आ जाएंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान में सैर तफरी करने आते हैं, ये सिर्फ यहां पर गरीब अवाम का खून निचोकर उनके पैसों से जो है याशी करने आते हैं। इनका कोई काम नहीं है कि मुल्क में आके जगीरदार, सरमायादार, अशराफिया के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। आज तक कोई काम लिया? ये सिर्फ ये शुगर स्कैंडल आप उठा के देख लें, या आपको 2020 की याद दिला देगी कैसे करप्शन की गई थी, और आज भी आप उठा के देख लें, एक स्कैंडल नहीं है ये 20 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल। ये जो फ्री आटा तकसीम किया था जिससे अवाम जो है वो हॉस्पिटल्स में पहुंच गई, वो इनके दौर का था, वो मेरे दौर का या किसी और दौर का नहीं था। ये कहते पीटीआई करप्शन कर गई, मान लिया अवाम ने कि वो करप्ट हुकूमत थी, वो गलत थी, उनसे काम नहीं चल सका। आप देखें, एक हुकूमत रियासत मदीना को सामने रखकर आई थी, उसने भी अल्लाह के हुक्म से अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह के नुकसान पर पहुंचा दिया। और एक रियासत मुझे ब्रेक की जानिब जाना है, ठीक है, लेकर आई थी, बिल्कुल। तमाम सियासी जमातों की जानिब से बहुत से सब्ज बाग भी दिखाए गए, लेकिन बाद में हमें देखने को कुछ भी नहीं मिला। इक़दामात जो थे वो बिल्कुल सिफर रहे हैं। तो इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के घन चक्कर में आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी से मिठास ख़त्म हो चुकी है। और हम बात कर रहे हैं चीनी की, जिसकी कीमत में होशरुबा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और चंद एक हफ्तों में अब तक चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और नर्ख 175 रुपये तक पहुंच चुके हैं। और अगर बात की जाए आटे की भी यही सूरत हाल है, जो मार्केट में 140 से 170 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। तो अवाम परेशान हैं। चीनी के वाफिर ज़खायर और गंदम की पैदावार के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर पाकिस्तानी यही सवाल कर रहा है। साथ साथ आपकी जानिब आऊँगी, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जिस तरह से चीनी और आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और बिजली के बिल जो हैं वो अदा करने में यकीनन आवाम को मुश्किलात का भी सामना है। हुकूमत की रिट कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कैसे माफियाज को कंट्रोल किया जाएगा? जैसे कि आपको अदील वराइज साहब और सब लोग बता चुके हैं, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आके वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इसके अलावा कैसे कंट्रोल होंगे मसाइल? आप खुद ही सोचिए, अगर किसी शख्स के दिल में भी गरीब का
मजलूम का, यतीम का, मुसाफिर साहब, का, आपको और कोई कैदी का, ऑप्शन नहीं किसी का भी इसमें से दुख है नहीं। और बाकी तो ऑप्शंस हमने देख ली ना। बाकी तो इस मुल्क में जैसे कि अब तक हम जान ही चुके हैं अपनी सियासत और नैरेटिव से, वरना तो इस मुल्क में ढूंढने से कोई शख्स नहीं मिलता, ना कोई जवान, ना कोई बूढ़ा, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, कोई ढूंढने से नहीं मिलता जो इन मसाइल को सिविलियन साइड के ऊपर, कम से कम गवर्नमेंटल साइड के ऊपर देख सके। इंस्टीट्यूशनल बैलेंस के अंदर तो दीगर चीज़ें भी हैं, जुडिशरी भी है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन सिविलियन साइड पे मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के अलावा तो अब तकरीबन इस बात का यकीन हो चुका है सारी कौम को कि और कोई इस मसले को सॉल्व नहीं करेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुनासिब सिर्फ एक ही तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, क्योंकि कौम सबको ये वाली बात बावर हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई इस मसले को सॉल्व नहीं करता और वो हम सब के दिलों के वज़ीर आज़म हैं। तो एक आम मुनादी करा के सब लोगों से पूछ लेना चाहिए। जमहूरियत की ज़बान में इस आम मुनादी और सब लोगों से पूछ लेने को इलेक्शन कहते हैं। तो मुझे यकीन है कि जब भी इलेक्शन होंगे, और मैं अदील साहब की बात से और हसन से ज़्यादा एग्री नहीं करता कि लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत नहीं है, किसी और के लिए वोट कर देंगे। मुझे यकीन है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो 100 में से 102 वोट नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि 2 महीने बाद नहीं, कल नहीं, आज नहीं, अभी करवा के चेक कर लेना चाहिए। जी ठीक है। अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आप? आटा और चीनी में खुद कफील है हमारा मुल्क, फिर भी हमें इस तरह के बहरान का सामना है, तो ये क्या रहा है? किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा? कौन जिम्मेदार है? देखें, 2-3 फैक्टर्स हैं जिसने इसको अफेक्ट किया है कि यानी 8 महीनों के अंदर तकरीबन 100 रुपये तक का इम्पैक्ट आया कीमतों में। उसमें जो पहली वजह ये बनी, एक तो एक्सपोर्ट करने का जो फैसला था, उसमें शुगर मिलों का भी उस वक्त ये मुतालबा था, और वो ये कहते हैं कि उस वक्त वाकई जी सरप्लस में हमारे पास गुज़िश्ता सीज़न का भी स्टॉक मौजूद था। वो हर दफ़ा यही कहते हैं। और उस फैसले के नतीजे में हाँ जी, हर दफ़ा यही कहते हैं। और उस फैसले के नतीजे में यानी जो इनकी असेसमेंट थी, एक तो ये चीज़ सामने आई कि दादोशुमार शायद वो गलत थे जिस स्टॉक का वो दावा कर रहे थे। तो उस फैसले के नतीजे में नवंबर तक हमारे पास 2 महीने की खपत का स्टॉक होना चाहिए था, जो अचानक से वो कम कैसे हो गया। इसमें दूसरा फैक्टर, यानी सिर्फ एक्सपोर्ट का फैक्टर ही नहीं है, दूसरा फैक्टर स्मगलिंग है। इसमें जो 10 लाख टन से जायद चीनी जो अचानक स्टॉक से गायब हो गई, ये कैसे हो गई? ये इसमें स्मगलिंग हुई है। हमारे जो बॉर्डर की सिचुएशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान जो चीनी स्मगल हुई है, ये बड़ी मिकदार में हुई है। तो ये एक हमारा एक इंतजामी फेलियर भी है। दूसरा जो तीसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सपोर्ट करने और स्मगलिंग होने के बावजूद ये जो तीसरा फैक्टर है जिसमें सट्टेबाजी होती है, और ये हमेशा से होती है। ये हमने पीटीआई के दौर में भी देखा कि इस पे एफआईए को तहकीकात जो है वो सौंपी गई थी, उस पर बाकायदा तहकीकात हुई थी, और उसमें जो सट्टेबाजी का आंसर था उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, उसमें उन लोगों पे हाथ नहीं डाल सका। और ये सट्टेबाजी हमेशा होती है, इस मरतबे भी हुई है, और यही वजह है कि एक दिन में 3-4 रुपए कीमत बढ़ती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी तो हैं, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? कौन सी कमेटियां हैं इस मुल्क के अंदर? ये हम ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी, ये जो प्राइस कंट्रोल करना, ज़िली इंतजामिया, सूबाई हुकूमतें, ये इस हवाले से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दहाइयों से ये बिल्कुल नाकाम है। ये अपना काम छोड़ चुके हैं, ये पता नहीं कोई और काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा इतना आलमी मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आता, इतना डॉलर का इम्पैक्ट नहीं आता, जितना ये माफिया अवाम के साथ जो कुछ कर रहा है। और इसमें इन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है। ये कोई अदील साहब, आप जानते हैं कि माफिया में तकरीबन कौन 5, 7, 10, 15 लोग इन्वॉल्व हैं, या पता कर सकते हैं? देखिए सबको मालूम है ये जो शुगर का जो मामला है ना, शुगर का मामला, अगर सबको इसमें पाकिस्तान की जो अशराफिया, पाकिस्तान के जो बड़े ये जो
जी जी आदिल साहब, यही तो फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है, यही तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, यही तो अफसोसनाक सिचुएशन है कि हम हर साल अल्टीमेटली आदिल साहब बिल्कुल बोझ जो है वो आवाम पर ही डाला जाएगा। जी जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं सका। अल्टीमेटली जो बोझ है वो आवाम पर ही डाला जाएगा। जी, ये बोझ तो अवाम ने ही बर्दाश्त करना है। चोरी हो रही है वो नहीं रुकनी, जो चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, टैक्स चोरी हो रही है, उनको किसी ने नहीं पूछना, ये उन्हीं से ही लिया जाएगा जो ऑलरेडी दे रहे हैं। बिजली चोरी हो रही है, जो चोरी करने वाले से किसी ने नहीं पूछना, जो दे रहे हैं बिल उनसे वो वसूल किया जाएगा। इसी तरह ये माफिया जो है, ये चाहे चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे दीगर अशियाए जरूरिया हो, जो माफिया ये कर रहा है, हमारी इंतजामिया मुल्क भर में ज़िले लेवल पर ये नाकाम हो चुकी है। ये अपनी जिम्मेदारी अदा करने के हवाले से हमारे जो मुतलका इदारे हैं जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो फैसला करने वाले हैं एक्सपोर्ट के हवाले से उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। सट्टेबाजी हो रही है, टीवी पे खबरें चल रही हैं, अवाम जो है वो सड़कों पे नजर आती है, लेकिन ये सट्टेबाजी कौन कर रहा है आखिर? ये हमारे जो मुतलका इदारे हैं, FIA है, उनको इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। जी, एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं मेरी नहीं गुजारिश करूं? जी जी बोल जी साथ साहब, एक छोटी सी गुजारिश। जी मैं अदील साहब की बात का जो एक जुमला वो नहीं कहना चाह रहे किसी वजह से, वो मैं कहना चाहता हूं ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो। जी जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, या कम से कम उनके बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनके लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिन माफिया का इन्होंने बात की वो लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स कलेक्ट की IPPs के ऊपर वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिन्होंने मुआहदा साइन किया था वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिनके अकाउंट्स में अनअकाउंटेड फॉर पैसा गया हुआ है वो लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो अकाउंट्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी बस बाकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। नवाशिफ साहब, शहबाशिफ साहब तो लंदन बैठे हैं, इसाद साहब और आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, शर्जील मेमन दुबई में हैं। चलें, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे तो शुरू करें ना। बस यहाँ पर तो वो सिर्फ वही निकलेंगे, वो तो हमारे दिलों के वजीर आजम है जो इधर मौजूद, उनके बंदे हैं, वही उनसे तो शुरू निकलेंगे कर लें। जिनको आज तक जिनको कोई गिरफ्त में नहीं ला सका। जी जी ठीक है हसन साहब, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक की जाने बढ़ना है। और जिस तरह से यकीनन आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ा है, जहाँ पे बिजली के भारी बिल हैं, वहीं आटा और चीनी जो है इसकी दिन ब दिन जो है कीमत बढ़ती जा रही है। और यकीनन अब हुकूमत को इस हवाले से इकदाम भी करने होंगे, लेकिन निगरान हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से जब भी कोई हुकूमत जाती है तो अपनी परफॉर्मेंस को बेस बनाकर यकीनन वो एक बयानिया बनाती है। हमने 2020 में भी देखा, शुगर स्कैंडल सामने आया था, और अब भी जो है वो शुगर स्कैंडल सामने आ रहा है। ये कहानी है क्या? देखिए, आपने बयानिए की बात की। माजी में हुकूमतों के पास और अभी भी जो हुकूमतें करके गई हैं उनके पास नो परफॉर्मेंस, नो बयानिया, नो वोटर्स, नो रोड मैप प्लान, नो इकनॉमिक प्लान। सिर्फ जो है इनके अपने पर्सनल और पार्टी के और ज़ाती मफादात के प्लान है। और ये जो हालात बन चुके हैं ये आप और हमारी नहीं, ये हुकूमतों की बदअमाली का नतीजा है कि आज रोज़गार बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, 60% जो छोटे कारोबार है वो बंद हो रहे हैं। और ये शुगर स्कैंडल भी ये आज तो सामने नहीं आया, इन्हीं के दौरे हुकूमत में जब ये आए तो इन्होंने कहा कि 2020 में जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये इकदाम नहीं करने चाहिए थे। तो इनके दौर में भी क्या हुआ आपके सामने ही है। अब 14 लाख जो सरप्लस जो चीनी थी वो कहाँ गई? वो खुद हुकाम ला इल्म है, वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये 14 लाख जो हमारे पास जो शुगर थी वो कहाँ है। उसके लिए वो कभी किसको खत लिख रहे हैं, कभी किसके हवाले से मालूमात ली जा रही हैं, मीटिंग्स हासिल की जा रही हैं, उसमें कोई उनको फायदा नहीं पहुंच रहा। देखिए, जब ये हुकूमत आई थी तो आते साथ ही 4-5 चीजें जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड और डीलर्स और जो शुगर जो जितने भी उनके मालकान हैं, और तीसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ नून लीग के अफराद जिसमें वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब मौजूद थे, इनकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले शुगर की दरामदाद की इजाज़त दे दी जाए।
उस पर बहुत सारे कोशिशें की गई, बहुत सारे काविशें की गई, लेकिन कामयाब ना हो सकी, क्योंकि वजीर आजम जो उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब, उनका एक बयान मौजूद है जो उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत जो है मैं इजाजत नहीं दे सकता। और उनका बयान 1 सितंबर 2022 को उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब मैंने सरप्लस का डाटा लिया तो मुझे अफसोस हुआ कि हम किस तरीके से इजाजत दे सकते हैं, लेकिन पहली 1 लाख टन की दरामदात करने की इजाजत दी 15 दिसंबर को ईसीसी के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने, और दूसरी 3 जनवरी 2023 को मजीद 1.5 लाख टन जो है वो शुगर को जो है वो दरामदात करने की इजाजत दी। उसके बाद बिजली का जो है शुगर का बहरान पैदा होता चला गया। उनका यह फैसला था जो आखिरी जो जनवरी में हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया था कि किसी भी सूरत चीनी की फी किलो कीमत 80 से 85 रुपए जो है उससे मजीद तजावुज नहीं करेगी। लेकिन आज 185 और कई जगहों पे 190 रुपए किलो चीनी मिल रही है, और वो चीनी भी नहीं है बल्कि वो बहुत बारीक चीनी है कि इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। आप अंदाजा करें। और अब ये बात करते हैं कि हम कुछ नहीं काम कर रहे। उस वक्त खुद आसिफ जरदारी साहब का एक बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो कहा है इनको फौरी तौर पे आप दरामदात की इजाजत दे दी जाए। तो ये जब इकदाम करेंगे, जब आपको स्टॉक का भी पता था, जब आपको पता था कि ये ऐसे इकदाम नहीं हो सकते, तो फिर आपने ईसीसी के इजलास में कैसे मंजूरी दे दी? और आज ये बात करें, हमारे दौर में तो वो स्टॉक भरपूर था, तो आज फिर वो कहां है? एक तरफ शुगर डीलर्स एसोसिएशन वाले जो ये बात करते हैं कि वो इसको मुस्तरद करते हैं, और दूसरी तरफ जो है आज भी आवाम मार्केट में चीनी जो है वो नायाब होती चली जा रही है। इसी तरह बात करें आटे की, तो आटे का भी स्कैंडल माजी में भी रहा, इनके दौर में स्कैंडल रहा। शेखुर्दोनोश के स्कैंडल उनके दौर में भी रहे, इनके दौर में भी रहे। बिजली और पेट्रोल के स्कैंडल उनके दौर में भी रहे, इनके दौर में भी रहे। इन्होंने भी आते साथ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया। आते कुछ थे, दावे कुछ करते थे, लेकिन वही है ना, बदअमालियों का नतीजा है हुक्मरानों का कि आज हम इस नहज पर पहुंच चुके कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। और क्या दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो ये जो 76 साल जो हम कामयाब नहीं हो सके वो इकदाम करेंगे। भाई 85 से आप मुतअद्दिद दफा वजीर आजम बने, आपकी हुकूमतें रही, आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके, तो अब आके आपने कौन सा जो है वो पहाड़ तोड़ के अवाम के मसाइल हल कर देने? इन्हीं के करप्शन के स्कैंडल हैं, इन्हीं की हुकूमतें हैं, कोई एक पार्टी तो नहीं है। पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, MQM शामिल थी, दीगर जमातें शामिल थी। अब जब इनको अंदाजा हो रहा है कि इनके करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में शुरू हो जाए, तो अब ये मुख्तलिफ अवाम की जो है कहते हैं ना राय, उनकी तब्दील करने के लिए वो कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई चीजें सामने ला रहे हैं कि फलां ने ये किया था, हमने ये किया था। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 16 माह की परफॉर्मेंस का स्पेशल ऑडिट करवाया जाए। इस तरह के आपको मजीद कई खतरनाक जो है वो स्कैंडल सामने आएंगे। मेरे पास तो कई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में चीजें सामने लेके आऊंगा इनकी परफॉर्मेंस। हसन साहब, प्रोग्राम का जो है वक्त खत्म हो चुका है। जिस तरह से आप कह रहे हैं ऑडिट करवाना चाहिए, यकीनन निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात भी दिए गए हैं। एनवारुल हक काकड़ साहब तो ये कहते हैं कि बिजली का मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब आटा और चीनी जो है ये भी बहरान उठाने लगा है, और यकीनन ये एक बुनियादी ज़रूरत है हर पाकिस्तानी की। अगर ये भी इस तरह से इसकी सूरत हाल होगी तो किस तरह से आम आदमी किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो यकीनन अब निगरान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट भी कराए और आने वाली हुकूमत को एक रोड मैप दे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।